जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है साजिदुल्लाह उर्फ शीना की, और जिस तरह उसने इतराफ किया अफगानिस्तान से लिंक का, अफगानिस्तान से सुसाइड बॉम्बर के आने का, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग का, ये तो देखिए बड़ा क्लियर कट एविडेंस है। टीटीए टीटीपी ने मिलके ये किया, इस तरह की ये कार्रवाई हुई है, तो इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं कि इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने 27वीं आईनी तरमीम को कुल्लियतन मुस्तरद कर दिया है। बाज़ अहले मनसब को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया। अगर खुलफाए राशिदीन वो अदालत के सामने पेश हो सकते थे, आम शहरी उनको अदालत में लाकर कटहरे में खड़ा कर सकता था। हमारे हुक्मरान खुलफाए राशिदीन से भी बुलंद मर्तबे के हो गए हैं। कायद आजम के वो उसूल जो पाकिस्तान के लिए थे, ये तो उसकी भी नफी है। हम ये ख्याल कर रहे थे अब की बारी हमें मेली आंख से नहीं देखा जाएगा, लेकिन सबक सीख लिया है। शायद आज भी हमारा मैंडेट कबूल नहीं है। इससे अवाम में मायूसी फैलेगी। ये जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। किसी को जाके उसकी कोर्टयार्ड में मारना साबित करता है कि मुखालिफ दुश्मनी और नफरत पे उतर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कल तक, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, अफगान तालिबान की उबरी हुकूमत के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने आज ये इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की है, और ये करते हुए खोस में घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 10 सिविलियन मारे गए, जबकि कुनर और पक्तिका में होने वाले फ़ज़ाई हमलों में भी 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। उनकी जानिब से यह भी बताया गया, जबकि आज DGISPR की जानिब से यह वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तान जब भी कार्रवाई करता है इसका बाकायदा ऐलान करता है। अब दूसरी जानिब पाक अफगान तिजारत की बात की जाए तो वो रास्ते बदस्तूर बंद है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ मसाइल को हल करने के बजाय भारत के साथ हम देखने के मुतवातर कुर्बत बढ़ाए चले जा रहा है। इसकी वजूहात क्या है, इसका नतीजा क्या निकलने जा रहा है? और अगर मामला की बात की जाए सियासी, तो आज मुलाकात का दिन था। फैमिली समेत तहरीक इंसाफ की किसी रहनुमा को एक बार फिर बानी से मुलाकात की इजाजत आज भी नहीं दी गई, और बैरिस्टर गौहर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि 4 नवंबर के बाद से अब तक मुलाकात की इजाजत हमें नहीं दी जा रही। हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन की बात की जाए तो शिकस्त पर रद्द-ए-अमल देते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि हमारा ये यकीन था कि अब की बार हमें मैली आंख से नहीं देखा जाएगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि शायद हम गलत थे, हमारा मैंडेट अभी भी कबूल नहीं है। अब ये किस कबूलियत की बात कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। वो कहते हैं कि इसलिए हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। 26 नवंबर के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि कल पेशावर में दुआया तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जबकि आज बड़े देर से आए मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद किया और कहा कि हुकूमत अदालतों को हर हाल में अपने पंजे में रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी अमल में हुकूमत का साथ दिया है, और अब सूरत हाल कुछ यूं है कि 27वीं आईनी तरमीम की हद तक तहरीक इंसाफ और JUI एक पेज पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस ज़िम्न में कोई मुश्तरका हिकमत अमली भी वज़ा हो सकती है? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगे हुज़ैफा रहमान साहब, जो कि वज़ीर ममलिकत हैं, नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके साथ साथ शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद होंगी, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, जो कि दिफाई तज़कियाकार हैं। मेहमानों का शुक्रिया। हुज़ैफा रहमान साहब, आगाज़ करना चाहूँगा, सियासी मामला पर तो यकीनी तौर पर हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले अफगानिस्तान का मामला। जब से ये गवर्नमेंट का पहला दिन शुरू हुआ, हमने देखा कि ये ऐलानात किए गए, दावे किए गए कि जी गुज़िश्ता हुकूमत जो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करके गई थी, हम ठीक करेंगे। लेकिन क्या वजह है, ये जो अफगानिस्तान वाला मामला है, ये हाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो तिजारत की बात हो, पड़ोसी मुल्क से पिंकें उनकी बढ़ रही हैं, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का मामला सबके सामने है। और अब तो ये है कि इल्ज़ाम तराशी भी वहाँ से झूठी इल्ज़ाम तराशी शुरू हो चुकी है। हुज़ैफा रहमान साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, हमने ये कहा कि जो साबका अदवार में जो हुकूमतें थीं, उन्होंने जो ताल्लुकात ख़राब किए हमारे हमसाया ममालिक से, उसको हम ठीक करेंगे, और हमने ठीक किया भी। लेकिन हमने हुकूमतों की बात की थी। अफगानिस्तान में तो कोई हुकूमत ही नहीं है, वहां तो एक तालिबान रजीम कायम है, और वही तालिबान रजीम जो है दरअसल पाकिस्तान के अंदर जो होने वाली दहशतगर्दी उसे सपोर्ट कर रहा है। तो ज़रा ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकता। हमने बहुत कोशिश की, आपको याद होगा कि अफगान रजीम जो तालिबान रजीम आया अफगानिस्तान में, ये कोई 2022 में आया, और 2025 तक हमने बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, और हमारी अफवाज में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। लेकिन मुसलसल अफगानिस्तान से होने वाली दरअंदाजी, और जिस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वहाँ जो सेफ प्रोटेक्शन मिली हुई है, और इवन के वहां पर जिस तरीके से आपने अभी वज़ीर इत्तलात का भी बयान सुनवाया, DGISPR की ब्रीफिंग भी सुनाई कि किस तरीके से दहशतगर्दों को वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, उनके लिए सेफ हेवंस हैं।
तो उस सूरत हाल में ये तो नहीं हो सकता कि एक जो है वो दहशतगर्दों का जत्था जो है वो अफगान तालिबानों से सपोर्ट फराहम करें, वहां पर प्रोटेक्शन दें, और ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ये कहें कि नहीं जी, चूंकि हमारा हमसाया बिरादर मुल्क है और हम जो है वहां पर ना कार्रवाई करें, ना हम उनसे एहतजाज करें। और इवन के जितने भी हमारे बाकी बिरादर ममालिक हैं वो ये समझते थे कि शायद अफगानिस्तान और हमारे दरमियान जो है शायद कोई अना का मसला है, कोई और मामला है। लेकिन गुज़िश्ता महीने जो टर्की में जो है मुज़ाकरात हुए, उसके अंदर ज़ाहिर है कतर भी उसका हिस्सा था। उसके मुज़ाकरात के दौरान जो नुक्ता नजर हमने सामने रखा, 3 नुकात हमने सामने रखे थे। उन तीनों नुकात से जिस तरीके से अफगानिस्तान का जो तालिबान रजीम हुकूमत है वो पीछे गई, उसके बाद मुज़ाकरात नाकाम हुए, यकीनी तौर पर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब ये फरमाएगा कि अब हुकूमत इस सारी सूरत हाल के बाद सोच क्या रही, क्योंकि सूरत हाल जो है वो बिगड़ रही मजीद। जी देखिए, यही हमने तो अपनी पॉलिसी दी है, जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है। हमने अपने ब्रादर ममालिक के सामने भी यही रखा है कि या तो अफगान तालिबान खुद जो है वो टीटीपी को वहां से डिस्पोजेस करें, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ खास तौर पर ड्यूरन लाइन के करीब करीब ही आबाद है, ताकि वहां से दहशतगर्दाना कार्रवाइयां ना हो। और अगर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है तो फिर अफगान हुकूमत, जो अफगान रजीम है तालिबान का, ये खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने इस बात से इनकार किया, तो फिर हमने कहा कि चलें आप ये करें कि इसको इन्हें यहाँ से जो है हटाकर किसी दूर जगह जाकर बात कर दें, ताकि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में इन्वॉल्व ना हो या पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियां ना करें। तो उस पर उन्होंने कहा जी 10 अरब रुपए इस पर खर्चा आएगा। हम वो पैसे देने पर तैयार हुए, वो उससे भी पीछे हट गए। तीसरा फिर हमने उनके सामने रखा कि अगर आप ये दोनों काम नहीं करते तो फिर अगर पाकिस्तान में अफगानिस्तान की तरफ से कोई दहशतगर्दी हुई तो फिर पाकिस्तान जो है तमाम ठिकानों को निशाना बनाएगा। अगर पाकिस्तान के तीसरे मौकफ को हाईलाइट करके पेश किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन की खिलाफ वर्जी होगी और सरजमीन की खिलाफ वर्जी कर दी गई है, ने जो भी पॉइंट आप कर गए, नहीं अब ये कि भरपूर जवाब दिया जाएगा। 2 पॉइंट्स हैं वो भी सामने रखे ना जी। जी कौन से? जी जरूर। बाकी 2 पॉइंट्स जो हमने अफगानिस्तान के सामने रखे, काश उनमें इतनी करेज होती कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बताते कि हमने 2 पॉइंट से इनकार किया, इसलिए पाकिस्तान कहता है कि हम अफगानिस्तान के अंदर घुसकर जो है वो दहशतगर्दों की जो महफूज पनाहगाहें हैं उन्हें निशाना बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है ज़ैफर साहब, पॉइंट आपका आ गया। शर्मिला फारूकी साहब, आपकी जानिब आऊंगा। एक तो आप अब तक की जो हुकूमती पॉलिसी खासतौर पे अफगानिस्तान के मसले को लेके, इसको देखती किस तरह से? दूसरा मुझे आपसे ये भी जानना है कि बारहा पीपल्स पार्टी का गिला रहता है कि जी हमसे मशवरा नहीं किया जाता, तो क्या इस अहम मामले पे पीपल्स पार्टी लूप में है? और पॉलिसी की जहां तक बात का कितनी आपको कारगर लगती है जो अब पॉलिसी चल रही है अफगानिस्तान को लेके? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अफ़गानिस्तान हमेशा से पाकिस्तान के लिए जो ताल्लुकात रहे हैं वो एक चैलेंजिंग नौइयत के रहे हैं, बिलखुसूस इस वजह से क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इंडिया की जानिब से इस्तेमाल करती रही है, और इसके शवाहिद तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और बारहा पाकिस्तान ने ये मुतालबा भी किया है अफ़गानिस्तान से कि इन मामलात को देखें और इन मामलात को ख़त्म करें। जो अभी मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई खातिर खा रिज़ल्ट नहीं निकला, और मेरी अपनी राय ये भी है और काफ़ी लोगों की ये आरा है कि शायद जो मुज़ाकराती टीम है उसके पास इतना इन्फ्लुएंस नहीं है अफ़गान तालिबान के ऊपर कि वो टीटीपी के ऊपर कि वो उनको बावर करा सकें। और जाहिर बात है कि जो टीटीपी है वो उनके हिमायती रहे हैं। जो जंग रही है अफगानिस्तान में कई दिहाइयों से, उसमें वो अफगान तालिबान की हिमायती रहे हैं। और इंडिया की जानिब से भरपूर तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के हवाले से। अब देखिए इशू ये है कि अफगानिस्तान ये दावा करता है कि पाकिस्तान की जानिब से उनकी सरजमीन पे मासूम लोगों की जानें ली जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान हमेशा कोशिश यही होती है कि वो दहशतगर्द उनको टारगेट करें और जो भी कोलैटरल डैमेज हो रहा है वो मिनिमाइज करें। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अफगानियों को, रेफ्यूजीज को 40 साल तक पनाह दी है,
और चूंकि पाकिस्तान के ऊपर अब जाहिरी बात है मेहमान नवाजी भी एक हद तक होती है ना, और जब वापस भेजने की बात हुई तो हम पे इल्ज़ाम लगाया गया कि जी हम ज्यादती कर रहे हैं। ये बड़ी चैलेंजिंग इश्यूज हैं, और एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है। आप ये फरमा रही है कि हमारी पॉलिसी में खामी कहीं नहीं है, मसला उनकी तरफ है। दूसरा सवाल ये भी था मेरा कि क्या आप लूप में है पॉलिसी इसको लेके? हमने तो बड़ा देखिए, हमने तो पाकिस्तान की जानिब से तो बड़ा क्लियर स्टैंड है कि ये जो दहशतगर्दी के हब्स हैं इनको खत्म की जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो किसी भी सूरत अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीरे खारजा थे तो उन्होंने बड़ी मेहनत करी, और जाहिरी बात है कि वो लूप के अंदर थे। लेकिन इस वक्त तो ये तमाम जो फॉरेन पॉलिसी है ये तो हुकूमत के पास है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो उसको देख रहे हैं, तो वक्तन फवक्तन सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग्स होती हैं। बिल्कुल ठीक है, ब्रीफिंग्स होती रहती हैं। मिस पॉइंट आपका आ गया। मुझे पार्लियामेंट के अंदर जो इन कैमरा ब्रीफिंग थी उसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि पूरी पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए। ये बड़ा चैलेंजिंग मामला है। बिल्कुल ठीक। और ये ऐसा मामला है कि आजकल परसों में हल नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक है, आजकल परसों में मामला हल नहीं होने वाला। और शौकत यूसुफ साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या खामी की पे लगती है, और सूरत हाल बजाय बेहतर होने के दिन ब दिन बिगड़ती क्यों जा रही है? और बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये एक ऑफर सामने रखी थी कि हम इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, तो आपके ऑफर से फायदा उठाने की क्या कोशिश हुई किसी लेवल पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, ये ऐसे बॉर्डर हैं जो बदले नहीं जा सकते, और ये अभी से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना ये बॉर्डर्स मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो सियासी इस्तेहकाम लाने में भी नाकाम हुई, और जो जिस तरह शर्मिला साहिबा ने कहा कि जो टीम मुज़ाकरात करती रही उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी या कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो वहां पे इन्फ्लुएंस कर सकते और इस मामले को हल कर सकते। मैं जिस तरह उन्होंने कहा, मैं भी यही कहूंगा कि जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको आप एतमाद में लें। अगर आप ये समझते हैं कि पीटीआई जो है वो जमात नहीं है और पीटीआई जो है वो उसको दीवार से लगाने का सिलसिला जारी रहे, तो ये मामला मुझे हल होता नजर नहीं आता। इससे मुश्किलात ये नजर आ रही हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा, अफगानिस्तान कोई आज का मसला तो नहीं है। कमी कहाँ पे लगती है पॉलिसी में? देखिए, पॉलिसी मतलब ये है ना, मैंने जैसे कहा ना कि कैपेबिलिटी का मसला है जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडर। देखिए, आर्मी तो वो तो जंग कर सकती है ना, वो तो आपका ऑर्डर करेंगे जी जंग करना है, वो जंग करेगी। लेकिन जो सियासी इस्तेकाम है ना, वो बहुत लाजमी होता है कि आपका अंदरूनी इस्तेकाम आपका दुरुस्त हो। लेकिन आपने देखा रिसेंटली जो इलेक्शन हुए, ज़मीनी इलेक्शन, उसमें वही हरकत, वही चीज आपको नजर आई। कहाँ से सियासी इस्तेकाम आएगा? और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर क्या, हम कैसे ये सारे काम करेंगे? जो धमकियां वहां से आ रही, यहाँ से आ रही, ये तो हमें 100% पता है कि सिक्योरिटी अगर खुदा ना ख्वास्ता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो अफगानिस्तान हो, अगर वो लड़ाई छिड़ती है तो पूरी कौम अपने सिपाहियों के साथ खड़ी होगी, फौज के साथ खड़ी होगी। लेकिन क्या ये हल वही है? बस एक ही हल है इसका, इससे पहले कोई हल नहीं निकल सकता। इसलिए मैं कहता हूँ, और हमारी पूरी पार्टी कहती है कि जी मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात ये नहीं कि ख्वाजा आसिफ साहब को भेज करके जी आप करें कि वो आगे से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, वहां से धमकियामेज बयानात भी जारी कर रहे हैं। ये मुज़ाकराती टीम नहीं होती है। मुज़ाकरात की टीम जो होती है ना, वो बड़े तामुल से, बुर्दबारी के साथ और उसके साथ बात करती है। मेरा ख्याल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये मामला बहुत ही संगीन होता जा रहा है। इंडिया ने जो करना था वो तो अपना आज भी अफगानिस्तान की सरजमीन वो इस्तेमाल कर रहा है, और पूरी तरह मुज़ाकराती कमेटी की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, इस तरह टीम नहीं बनाई जाती, तो क्या तरीका कार आपकी तजवीज किस तरह करेंगे आप? देखते हैं हमारे पास, देखिए हमारे सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे पास जो कबायली जोमा है ना, इनका बड़ा असर रसूख रहा है। क्योंकि ये बहुत सारे लोग जो है ना, हम जो बार बार हम कहते रहे, हमारी पिछली गवर्नमेंट में भी ये बात होती रही कि जी आप हमें अगर आप नहीं कर सकते, हमें छोड़ के हम काबुल जाके मामले को हल करें। लेकिन उसको बड़ा हल्का लिया गया कि जी ये कौन होते हैं, खारजा पॉलिसी में इनका क्या काम है? भाई मुल्क तो हमारा है ना, हम सब एक मुल्क के लोग नहीं है। अगर जंग होती है तो कहाँ होगी? खैबर पख्तूनख्वा में ही होगी ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इस पे बहुत सारी ऑफर्स हुई, कोशिशें हुई कि जी हमारे कबायली जोमा
क्योंकि इनके रिश्ते हैं वहाँ पे, उनके वहाँ पे शादी ब्याह में। यानी सूरत हाल का लुबेलुबाब ये कि इस सारी सूरत हाल में जहाँ से भी फायदा हुकूमत को मिलता है वहाँ से उठा लेना चाहिए। अगर उस पार लोग इस पार लोग आपस में बैठ के बात करते तो कोई ना कोई हल जरूर निकलता, लेकिन बदकिस्मती है कि वही हटदर्मी पॉलिसी, वही अपना इक़्तिदार मजबूत करने के लिए अपोजिशन को दीवार से लगा। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अपोजिशन लीडर अनाउंस नहीं हो रहा है, अपोजिशन लीडर देखे कौमी असेंबली खाली, सेनेट खाली, क्यों जी इनकी मर्जी का आएगा तो ये लगाएंगे। अगर ये सूरत हाल है तो आप खुद अंदाजा करें कि मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं, बड़ा दुख होता है। बिल्कुल ठीक है सर, दुख आपको होता है। मुझे ब्रेक के जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सियासी मामला पर बात करेंगे। आज एक तो बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि बानी से मुलाकात के मामले पर हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, और यही गुफ्तगू कर रहे थे कल वज़ीर आला KP कि अब एहतजाज जो है वो वाहिद रास्ता है। और दूसरा उनकी जानिब से एक और गिला किया गया कि हमारा मैंडेट अभी भी कबूल नहीं किया जा रहा। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से खबरें यही हैं। आज मुलाकात का दिन था और बानी PTI से उनकी ना फैमिली मेंबर्स की मुलाकात कराई गई, ना किसी पार्टी रहनुमा की मुलाकात हुई। हुज़ैफा साहब, आपको याद होगा आखिरी हफ्ते में हम यही बात कर रहे थे कि मुलाकातों में तो हर्ज कोई नहीं है, मुलाकाती हक भी हैं, करानी भी चाहिए। आज फिर वहीं पे हुआ। और दूसरा, बैरिस्टर गौहर ने आज ये कहा और कल वज़ीर आला KP फरमा रहे थे कि अब एहतजाज ही वाहिद रास्ता है, क्योंकि हमारे पास सामने हर जो अदालती फोरम था उस पर भी गए, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई जाती। तो सर, इस तरह का क्या मसला है इतना बड़ा मुलाकात के अंदर? देखें जी, बहुत शुक्रिया। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुलाकात कराने में कोई हर्ज नहीं होता, और एक अगर कैदी है उसको कोई फंडामेंटल राइट है तो मुलाकात करा देनी चाहिए। लेकिन और ये मुलाकातें हो भी रही थी गुज़िश्ता 1.5-2 साल से। कुछ तातुल भी आ जाता था किसी हफ्ते, लेकिन मेजोरिटी वीक्स में फैमिली को तो कम अज कम मिलने दिया जाता था। लेकिन जो सियासी लोग थे उसमें पिक एंड चूज जरूर थी। कुछ बानी की तरफ से थी, कुछ इनकी अपनी जमात की तरफ से थी, कुछ हाई कोर्ट में लोग चले जाते थे। लेकिन जब से बानी तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी को नॉमिनेट किया और उन्हें जिस किस्म की तकारीर स्टार्ट की, जिस तरीके का कन्फ्रंटेशन का माहौल बनाया, तसादुम की फिजा पैदा कर दी, ऐसी कन्फ्रंटेशन होनी नहीं चाहिए थी। जिस मनसब पे सुहेल अफरीदी साहब आए थे, होना तो ये चाहिए था कि वो तलखी को कम करते। सर, अगर आप इस बात को मान भी लिया जाए, आपको बिल्कुल बजा फरमा रहे, तलखी जो हमारे मुल्क के है वो सूरत हाल में कमी यकीनी तौर पर आनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी इस बात को मान भी लिया जाए कि तो क्या इसको जवाज बना के हम किसी का हक मार सकते हैं कि मुलाकात उसकी ना कराई जाए, और उसके बाद फैमिली मेंबर से भी मुलाकात नहीं हुई, आज भी नहीं हुई? सर, इसमें 2 बातें हैं, मुझे आप जरा मौका दीजिएगा जी। बिल्कुल इस दलील को मानकर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट आप सल्ब नहीं कर सकते, और फैमिली से मुलाकात करना उसका बुनियादी हक है। लेकिन इस दलील को सामने रखकर आप 26 करोड़ अवाम का भी फंडामेंटल राइट सल्ब नहीं कर सकते, जबकि आपको ये पता हो कि बानी तहरीक इंसाफ अपनी फैमिली या अपनी जमात के सियासी लोगों से मुलाकात। चले हुज़ैफा साहब, एक सियासी मामला चलो अलग हो गया उनकी, लेकिन फैमिली से तो मुलाकात करा देना यार। मुझे मुकम्मल तो करने बात, फिर आपकी बात मैं जरा बेहतर अंदाज में जवाब दे पाऊंगा। जब ये पता हो कि बानी तहरीक इंसाफ ने मुलाकात करने के बाद एहतजाज की कॉल देनी है, एजुटेशन को बढ़ाना है, जबकि वो एक सजा याफ्ता मुजरिम भी हैं, तो मुजरिम के जो हकूक होते हैं वो और होते हैं, और जो मुल्जिम है उसके राइट्स और होते हैं। तो जब मुजरिम बंदा हो जाता है तो उसके ज़ाहिर है हकूक कम हो जाते हैं, आइन भी ज़ाहिर है उसको और निगाह से देख रहा होता है। तो मुझे ये बताएं कि ज़फ़र रहमान साहब, कता कलामी के लिए माजरत, जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना कि मुजरिम के हुकूक और होते हैं, हमने जब नवाज शरीफ साहब पाबंद सलासिल थे, फिर वो कन्विक्टेड थे, यहाँ से वो बाहर गए लंदन में, हमने वज़ीर आज़म समेत काबीना के अरकान को वहाँ जाते मशवरा करते उनसे देखा। तो सर वो यहाँ पे एप्लीकेबल, वहाँ पे ये बात नहीं थी। अब बता दूं, अब मैं बता दूं कि आपने बिल्कुल ये बात की, मुझे मौका भी दीजिएगा। पहली बात तो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब, ऐसे 3 महीने आए थे जिसमें तीनों जेल में थे और तीनों से मिलने की पाबंदी लग गई थी। और आजम नजीर तारड़ सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के डायरेक्शन लेने के बाद सिर्फ बतौर वकील मिला करते थे वो 3 महीने। आप अपने किसी रिपोर्टर या अपनी आर्काइव से चेक कर लें। अब आपने बात की मियां नवाज शरीफ, भाई मियां नवाज शरीफ तो हाई कोर्ट से बेल लेकर गए थे, और हाई कोर्ट जब किसी की बेल लेती है तो उसकी सजा सस्पेंड करती है। तो चले सर, पॉइंट ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। लंदन बैठा हुआ है तो उसके जो हकूक है वो बहाल हो जाते हैं जब सजा सस्पेंड होती है। अगर सजा आपकी इन फील्ड हो तो जाहिर है आपको फिर मुजरिम की निगाह से देखा जाएगा, आपके वो हकूक नहीं होंगे
जो आपके हैं या मेरे हैं, एक मुजरिम के हकूक और होते हैं। लेकिन अगर वो मुजरिम जेल से बैठकर कहे कि मैंने सियासी जमात भी चलानी है, मुलाकात भी करनी है, मैंने एहतजाज की कॉल भी देनी है, मैंने एक नया 26 नवंबर भी करना है, मैंने रियासत के खिलाफ हमले भी करवाने हैं, इस्लामाबाद में चढ़ाई भी करानी है, गोलियां भी चलवानी है, उसके बाद वो कह रही जी मेरा तो बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब हो गया। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया, मुझे अब आगे भी बढ़ना है, टाइम भी तो शॉर्ट है। आखिरी बात, अगर मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से मुलाकातें जारी रही तो मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ साहब ने कभी ये नहीं कहा कि अब हमसे मुलाकात होगी है, कल आप कोर्ट लखपत पे हमला कर दें। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया, लेकिन इस पर मैं ये कहूंगा कि अगर एक पार्टी ने बुरा किया तो जरूरी नहीं कि बुरे का जवाब भी बुरे से दिया जाए। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, गुफ्तगू आपने सुन ली, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? यानी गुफ्तगू से लग ही रहा है कि मुलाकात होने नहीं जा रही। शौकत साहब की आवाज, शौकत साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक, आ गई। जो शर्मिला दीदी ने कहा ना कि चैलेंजिंग हालात रहे हैं, अभी हो बन रहे हैं, ये देखिए ना, ये चैलेंजिंग हालात आहिस्ता आहिस्ता मजीद जो है ना वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और लोग जो है ना, देखें पहले से लोग यहाँ से कूच कर गए, जो जिनके पास सरमाया था ना वो जा रहे हैं, बल्कि निकल चुके हैं। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने एक पीटीआई के पीछे ये पड़े हुए हैं कि जी ना इनको मुलाकात करने देंगे, ना इनको इलेक्शन जीतने देंगे, ये इनका फैसला है। और इस फैसले से ये नहीं सोच रहे कि इससे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए इनका डबल स्टैंडर्ड देखे ना, जी मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो जेल कैदी, भाई कैदियों की मुलाकात होती है ना, जेल में किसकी मुलाकात होती है? और दूसरी बात यह है कि क्या नवाज शरीफ कन्विक्टेड नहीं थे? क्या नवाज शरीफ को किसी कन्विक्टेड मुलजिम को लंदन जाने की इजाजत है? अगर नवाज शरीफ साहब को एक तरफ करके किसी एक आम आदमी को क्या उसको इजाजत है? नहीं है ना। लेकिन हमारी हुकूमत ने जाने दिया, इसलिए कि इंसानी बुनियादी हकूक की बात कर रही है ना। लेकिन ये बड़े दिल वाले लोग कर सकते हैं। ये जो है इनके जहन वही है कि बस जिस तरह पहले ये करते थे पीपल्स पार्टी के साथ, अब माशाल्लाह बड़े शेर व शकर हो गए हैं। लेकिन बहरहाल इनकी वही सियासत है, वही तर्ज सियासत है, ये अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और जब तक ये नहीं करेंगे यही हाल इनका होता रहेगा और मुल्क को ये चला नहीं सके। अभी देखे ना कितना बड़ा स्कैंडल IMF की तरफ से आया कि जी 5,300 अरब रुपए का ये बदलवानी सिर्फ 2 सालों के अंदर हुई, ये इनकी परफॉर्मेंस है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी परफॉर्मेंस वाली हुकूमत जिसने ना आवाम को 1 रुपए का रिलीफ दिया है, ना बिजली सस्ती की है, ना पेट्रोल सस्ता किया है, ना खाने पीने की अशिया सस्ती की है, ना रोजगार दिया हो, आप मुझे बताएं कि इनको वोट कहां से पड़ गया? और फिर ये कि हमने तो सिर्फ 2 पे इलेक्शन लड़ना था ना, बाकी तो हमने खुले छोड़ी थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमने विक्ट्री निशान बनाया कि जी हमने जो है ना बस 3 माल हमने पूरा मैंडेट ले लिया है। तो बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। और 2 पे आपने बायकॉट नहीं किया, बाकी आपने बायकॉट कर दिया। ब्रेक के जाने बनना नहीं बनना, ब्रेक से वापस आएंगे तो शरीफ फारूकी साहब के लिए सवाल, क्योंकि आज मौलाना फजलुर रहमान काफी देर के बाद सामने आए हैं। 27वें आईनी तरमीम पर उन्होंने तनकीद भी की और साथ ही साथ कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की नफी में अपना किरदार निभाया है और अपनी रिवायात को बरकरार नहीं रखा। इसी पर बात जवाब लेंगे शर्मिला फारूकी साहब से। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले शर्मिला फारूकी साहब के लिए सवाल छोड़ा था। शर्मिला फारूकी साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान खैर देर से आए हैं, 27वीं तरमीम नाफिजुल अमल हो चुकी, अब वो ये फरमा रहे हैं आके कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर अदलिया को अपने पंजे में रखना चाहती है, लेकिन खास तौर पर उन्होंने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की कि अपनी रिवायात जो थी आइन की उसको बरकरार नहीं रखा आप लोगों ने। देखिए जी, मौलाना साहब काबिल एहतराम ज़रूर हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने आज भी आवाम के साथ अपना वादा पूरा किया है। अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो शायद 18वीं तरमीम रोल बैक हो चुकी होती इस तरमीम में, और अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो सूबों के वसाइल पर डाका पड़ चुका होता। हमने आज भी बराबरी की सतह के ऊपर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 4 सूबों की नुमाइंदगी रखवाई। हमने 18वीं तरमीम रोल बैक होने से बचाई। हमने NSA वोट के अंदर जो कटौती करने जा रहे थे सूबों के वसाइल के हवाले से, वो भी हमने उसको ब्लॉक किया। पीपल्स पार्टी इज ट्रू टू इट्स लेगेसी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है, हमने आवाम के जो हुकूक हैं उनको बचाया है, हमने सूबों के हुकूक को बचाया, बिकॉज वी ट्रूली बिलीव के जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं जब तक वो मजबूत नहीं होते,
एक मजबूत फेडरेशन नहीं बनेगा। देखिए मैं इस डिबेट में अभी इस वक्त नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं होगा, बट इन द लाइट ऑफ जो IMF ने रिपोर्ट जारी करी है जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन है, अगर हुकूमत उसके ऊपर नज़र डाले और इन चीज़ों को प्लग करे तो शायद उनको सूबों के जो रिसोर्सेज हैं उनको काटने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल सही। ये बड़ी सीरियस रिपोर्ट है, इसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि दिस इज अलार्मिंग। और हमने तो पहले ही कहा था कि जो वजारतें ऑलरेडी डिवॉल्व हो चुकी हैं सूबों को वो आप खत्म करें। 300 अरब रुपए तो आपके वहां पर बच जाएंगे। ये डाउन साइजिंग राइट साइजिंग की बात तो करते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ अभी 2 साल के अंदर। बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है, लेकिन वसाइल को बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। ये बड़ी अच्छी एक आपने तजवीज़ जो है वो पेश की और सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि इस रिपोर्ट पे जिस तरह आपने भी कहा बड़ी अहम रिपोर्ट है, लेकिन इस पे किसी ने अभी तक लबकुशाई उस तरह से नहीं किया है। हुकूमती हवालों की बात की जाए तो मेरा जो सवाल था, मुझे ये भी बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान ये भी फरमाते हैं कि अवामी जो मकबूलियत है आप दोनों पार्टीज़ की वो कम हुई है और इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी और JUI आपस में हमें साथ आते हुए दिखाई देते हैं क्लाइंट के ऊपर। क्या समझती हैं आपके कोई एहतजाज कर पाएंगे ये इफेक्टिव? देखिए जी, PTI को तो मैं अब जमात ही नहीं समझती क्योंकि उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर ना आवाम की कोई खिदमत करी है, ना अपने सूबे की कोई खिदमत करी है और ना पार्लियामान के अंदर अपना एक कलीदी किरदार अदा किया है जो कि वो कर सकते थे बहैसियत ऑपोजिशन के। ऑपोजिशन का काम भी पीपल्स पार्टी करती रही। जहां तक मकबूलियत का ताल्लुक है तो देखिए कोई एक शख्स तो उसका पैरामीटर नहीं तय कर सकता ना। ये तो फिर अगले इलेक्शन में पता चलेगा कि किसने क्या परफॉर्म किया और किसकी कितनी मकबूलियत है। बात यह है कि इस वक्त जो 27वीं तरमीम आई है ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने ट्वीट करके कौम को आगाह कर दिया क्या होने क्या जा रहा है और एक नेशनल डिबेट खोली और उसके बाद ये मामला CC में गया, फिर कमेटीज में डिस्कस हुआ जहां पर JUIF के मेंबरान बैठे थे लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि उस पर डिस्कशन ना करें, अपनी इनपुट ना दें बल्कि बाइकआउट करें। ये जो मैदान छोड़ के भागने वाली बात बिल्कुल ठीक है, बड़ा वैलिड आपका पॉइंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर जगह पे नहीं कर सकते, ये अफसोसनाक है। बिल्कुल ठीक है, अफसोसनाक में पॉइंट आपका आ गया। PTI ने भी वही काम किया। जी बिल्कुल। शौकत यूसुफ जी साहब, बकौल शर्मिला फारूकी साहिबा की आप एक तो जमात ही कंसिडर नहीं कर रही हैं आपको और दूसरा मौलाना फजल रहमान बड़ी देर से आए वो लबकुशाई करने के लिए। आज तो क्या आप ग्राउंड अप बनाएंगे क्योंकि आपके पेज पे तो है मौलाना फजल रहमान साहब? देखिए हमारी तो शुरू दिन से कोशिश रही कि अपोजिशन मुत्तहिद हो, लेकिन मौलाना साहब को शायद उम्मीदें वाबस्ता थी कि शायद हो सकता है कि ये लोग राय रास्त पर आ जाएं, लेकिन अब उनको भी मायूसी हो रही है मेरे ख्याल से। तो अच्छी बात है, अपोजिशन मजबूत होगी। और जो शर्मिला साहब ने बात की ना कि हमने अदालती निज़ाम को भी बचाया और हमने बहुत सारी चीज़ों को जो है सूबों के हकूक को भी बचाया, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अगर ये लोग इतने ही खतरनाक हैं मुस्लिम लीग नून वाले, तो फिर इनकी हुकूमत बचाने में पीपल्स पार्टी का ये रोल क्यों आ रहा है? अगर ये लोग सूबे के हकूक पे डाका भी डालने वाले थे, ये लोग सूबे के हकूक भी छीनने वाले थे, तो ये किस मरज के दारू है? आखिर फिर इनको सपोर्ट करने की क्या वजह हो सकती है? एक ही वजह है। देखिए ये जो इस्तिस्ना लेना, ये सारी चीज, ये तो सारा मिल मिलाप है ना। ये सब पहले से तय था कि जी 26वीं तरमीम में क्या होगा, 27वीं में क्या होगा, फिर 28वीं में क्या होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान मुल्क को हो रहा है। तो अगर मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने बराबर की शरीक है, अगर ये IMF की रिपोर्ट आई है, ठीक है, यानी आप भी ये फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इसमें बराबर की शरीक है, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब पॉइंट आपका आ गया। चीजें बचाइए तो आप करप्शन के भी जिम्मेदार है ना, जब करप्शन हुई उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? बिल्कुल ठीक है, जिम्मेदारी तो आपने ले ली। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। अच्छे बुरे दोनों की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे आयद होती है, जो इस वक्त नून लीग जो भी कर रही है। बिल्कुल ठीक। हुज़ैफा साहब, आज मौलाना फजल रहमान जिनके 26वीं तरमीम में हमने देखा 12 वज़रा की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से चक्कर पर चक्कर लगाते रहे, आज उन्होंने एक गिला भी किया आपसे। पहले वो ये कहते हैं कि जी 26वीं तरमीम का हवाला, फिर ये कि जाली तादाद पूरी की गई और हमें जब तादाद पूरी हो गई तो हमें नजरअंदाज कर दिया गया। हुज़ैफा साहब जी देखें, जी बिल्कुल मौलाना साहब को नजरअंदाज नहीं किया गया, बल्कि मौलाना साहब के पास हमारा वफ्द भी गया, मौलाना साहब से राब्ता भी किया गया। लेकिन जब मौलाना साहब ने बिल्कुल एक
जो है वो रिजिड अपना नुक्ता नजर अपनाए रखा और उन्होंने कहा कि मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकता, और इवन के तरमीम के दौरान मौलाना साहब मुल्क से बाहर चले गए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप मुझे बताएं कि अब मौलाना साहब अगर अवेलेबल भी ना हो और हमारी जो आने वाली तरमीम है उससे मुकम्मल जो है वो कहें कि मैं इसके खिलाफ हूं या इसके हक में वोट नहीं डाल सकता, तो ऐसे में मेरे ख्याल से मौलाना साहब की तलखी बजा है, मैं उस पर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें नजरअंदाज किया या उनसे रब्ता नहीं किया। उनके सेनेटर्स हैं, उनके एमएनएज हैं, उनसे अलग-अलग भी रब्ता किया गया और इवन के मौलाना साहब से बाज़ाब्ता भी रब्ता किया गया। तो मेरे ख्याल से मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर माजी की तरफ जाए तो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त वो हमारे साथ एग्री थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, अच्छा बेंच जो है वो साहब बिल्कुल आज उन्होंने ये बजा फरमाया भी कि हम आईनी अदालतों के कयाम के लिए राजी थे। मुझे आपसे ये भी जानना है, थोड़ा सा शॉर्ट रखिएगा, कि अब जो सूरत हाल आ गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूए एक पेज पे आ चुके हैं, क्या आपको लगता है कि कोई मुनासिब तहरीक चला पाएंगे? देखिए जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिसके साथ भी होंगे, अगर वो तहरीक चलाएंगे तो उसमें जान तो होगी। मौलाना साहब की स्ट्रीट पावर से मैं तो इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ कभी एक पेज पे आ नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि बानी तहरीक इंसाफ का जो माजी है वो गवाह है कि वो कभी किसी को इज्जत नहीं दे सकते, और मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक अपना मिजाज है, और मौलाना साहब लंबा अरसा तहरीक इंसाफ के साथ चल नहीं पाएंगे। और मौलाना साहब जिस किस्म की तहरीक चलाना चाहते हैं और जिस किस्म की लॉन्ग मार्च करना चाहेंगे अगर, तो तहरीक इंसाफ का नुक्ता नजर बिल्कुल डिफरेंट है। ये आते हैं शारे दस्तूर पे तोड़ फोड़, गोलियां चलाना और इस तरफ जाते हैं, लेकिन मौलाना साहब पुरअमन एहतजाज के कायल हैं। और आपको याद होगा कि पीडीएम रजीम में भी जब 2020 में पीडीएम तहरीक जब थी, जब बानी तहरीक इंसाफ वजीर आजम थे, तब इस्लामाबाद में कोई 1 लाख से ज्यादा बंदा मौजूद रहा 2 से 3 दिन, लेकिन एक गमला भी नहीं टूटा। तो मौलाना साहब और बानी तहरीक इंसाफ की सियासत में सबसे बड़ा फर्क तो ये है, ये एक तो मौलाना साहब को लीडिंग उसमें एक फर्क ये भी है कि एहतजाज से रोका किसी को नहीं गया। बहरहाल पॉइंट आपका आ गया। फिलहाल के लिए हुज़ैफर रहमान साहब, शर्मिला फारूकी साहब और शौकत यूसुफ अजीज साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और नाज़रीन, बढ़ना ब्रेक से वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात पर गुफ्तगू के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरत हाल उम्मीद तो ये थी कि कुछ बेहतर होगी, वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें की, फिर हमने अमन की बात की, लेकिन सूरत हाल जो है वो बदतर होती जा रही है। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है कि हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हमने हमला किया और 10 सिविलियन उसमें मारे गए हैं। देखें, बिल्कुल रॉन्ग प्रोपेगेंडा करते हैं ये। बिल्कुल ये इंडिया का गोदी मीडिया, उसके बाद अफगान अबूरी हुकूमत का जो है ये अपना जो सोशल मीडिया, ये मिलके नेक्सस बना के ये बदनामी कर रहे हैं। मुझे बताएं कि हम छुप के क्यों करेंगे? हम इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर हैं। लास्ट टाइम जब इन्होंने हमारी पोस्टों में कब्जा किया था, जब इनको मारा था, तो हमने एयर स्ट्राइक्स की थी। हमने ये पटकिया के एरिया में, गुल बहादुर के एरिया में जाके एयर स्ट्राइक थी, और हमने 60 से 70 फौजी मारे और इनके कमांडर भी मारे। हमने खुला ऐलान किया, व्हाई शुड वी हाइड? वी डोंट हैव टू हाइड। अगर हम इतनी बड़ी इंडिया की फोर्स को मार के और 6-8 घंटे में घुटने टेकने मजबूर कर सकते हैं, तो अफगान तालिबान की क्या हैसियत है? ना फौज है, ना मुनज़्ज़म फौज है, ना कोई यूनिफॉर्म फौज है। ये हिट एंड रन वाले लोग हैं जो ये छापे मारते हैं, भाग जाते हैं। तो इनसे क्या इनकी जरूरत है हिमायत करेंगे? और हम क्यों इस तरह करेंगे? हम नहीं कर चाहते कि अफगान अवाम को तकलीफ हो। हम कोलैटरल डैमेज अवॉइड कर रहे हैं। जब भी क्योंकि इन्होंने अपने सारे कमांडरों को शहरों में भेज दिया जाके, और इलाके जो गुंजान इलाके हैं वहाँ भेज दिया है, ताकि जब भी हम इनके ऊपर अटैक करें तो उसमें कोलैटरल डैमेज हो और फिर उसको शोर बचा सकें। इसलिए ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। टीजीएसपी ने बड़ी क्लियर बात की है, इनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी करेंगे खुल्लम खुला करेंगे, बता के करेंगे, डंगे की चौक पे करेंगे। बिल्कुल। और आज बरमला ये कह भी दिया गया और इस इल्ज़ाम की हमने इसको झुटला भी दिया। मुझे ये बताएगा कि ब्रिगेडियर साहब के इस तरह जो हालात में कशीदगी बढ़ती जा रही है, कमी किस तरह से मुमकिन है? क्योंकि हमने तो सारी कोशिशें करके देख ली हैं, बात भी करके देख ली, फिर जो जिसका आप हवाला दे रहे थे स्ट्राइक्स का, वो भी हमने करके देखी। देखें, बॉल जो है ना वो अफगान अबूरी हुकूमत के कोर्ट में है। दे हैव टू डिसाइड। हमने एक सिंगल पॉइंट एजेंडा रखा जब से ये हालात खराब हुए हैं। अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल मत करने दें हमारे खिलाफ। जो आपने दोहा में अमेरिकन से कमिटमेंट की,
फिर दोहा में आपने अभी कतर में मुज़ाकरात हुए, वहां बात की, फिर इस्तांबुल में बात की, लेकिन आपको समझ नहीं आती है कि आपको इंडिया आपको शय दे रहा है, इंडिया आपको ऐसा डिच करेगा कि आपको समझ आ जाएगी, रोते फिरते पाकिस्तान के बताएंगे। जब हमने आपके अभी लॉजिस्टिक्स बंद की हुई है, अफगान ट्रांजिट बंद किया हुआ है, हमें पता है कि अफगान अवाम को तकलीफ हो रही है, बट वी आर हेल्पलेस। इनको सबक सिखाने का और कोई तरीका हमारे पास नहीं रहेगा। हमने बड़ी कोशिश कर ली कि इनसे बात करें, बातचीत करें, समझाएं, इनको नहीं समझ आ रही इनको। अब ये जिस अगर दोबारा फिर अगर हमारे पास क्रॉस पर टर्न करेंगे, देन विल गो एंड हिट इन अफगानिस्तान में, वहां नुकसान करेंगे इनका, इनके कमांडर्स को मारेंगे। और उसके बाद फिर बातचीत ठीक है, अगर ईरान ने ऑफर की है, चाइना करना चाहता है, रशियन करना चाहते हैं, देयर मोस्ट वेलकम, हम मुज़ाकरात भी करें, लेकिन अपने एजेंडे एक वन बड़े एजेंडे से नहीं हटेंगे। अच्छा, आज जो DGISPR की मुलाकात थी ना सहाफ़ियों से, उनमें ये ब्रीफ किया गया कि हम फिर भी चाहेंगे कि मुलाकात और बातचीत से ये जो है मसला हल हो। तो मुझे आपसे जानना ये कि बातचीत तो हमने पहले भी करके देखी, लेकिन क्या इस दफ़ा कुछ स्ट्रेटजी हमने चेंज करनी है? क्या जो कबायली हिमायतीन है, कबायली ज़ोबा, उनको शामिल किया जाए? फिर क्या तरीक़ाकार बाकी बचता है? देखें, एक तो तरीक़ाकार हमने कहा है कि DGISPR ने बड़ी क्लियर बात की है कि हम अब इनसे मुज़ाकरात उस वक्त करेंगे जब हमें काबिल तस्दीक इंफॉर्मेशन हो कि ये ख्वारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करने दे। दैट इज द टाइम वी विल टॉक टू देम। अगर ये अभी जो हमने यहाँ पर कचहरी बाजार में जो इस्लामाबाद में जो हुआ है धमाका, उसमें भी 3 अफगानी थे। आपके सामने जो वहां पर मारे गए हैं पेशावर में, वहां भी अफगानी थे। अभी अपने 22 ख्वारजी मारे हैं जो बन्नू में, उसमें भी काफी ईरानी ये अफगानी होते हैं, हर जगह पर मौजूद होते हैं। तो इनको कम अज कम ये तो इसका मतलब कि दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। जो इनको खुद समझ होनी चाहिए, आप एक रियासत है, रियासत से मुज़ाकरात करें। आप रियासत हो कि आप जो टेररिस्ट से दहशतगर्द से मुज़ाकरात करें, ये कौन सी आपकी हुकूमत है? जो रनिंग अ गवर्नमेंट, आप एक बिहेव लाइक अ गुड गवर्नमेंट। इस्लामिक ये एमिरेट्स गवर्नमेंट जो आप कहते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, आपके दुनिया में किसी कि एक मुल्क से भी सफारती ताल्लुकात हैं इनके, कॉम्पिटिशन में ऐसे रहा जाता है। तो सेकंड बात ये कि अब हम मुज़ाकरात उस वक्त करेंगे जब ये इनको कहीं रोकना शुरू करेंगे और हमें खबर मिलेगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुज़ाकरात हमारे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे आपसे ये भी जानना है कि जो अरबों डॉलर का असलहा अमेरिका ने वहाँ पे छोड़ा था, वो इनके हाथ लगा, और आज DGISPR ने ये भी बताया कि गालिबन 29 जो कार्रवाइयाँ थी जो इन्होंने की हैं, उनमें अमरीकी साख्ता असलहा जो है वो बरामद भी हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में जो दीगर ममालिक है, खासतौर पर अमरीका, वो इसमें कोई किरदार क्या समझते हैं, आप निभा सकते हैं? देखें, अमेरिका को हमें अभी इस वक्त हमारा स्टेचर बड़ा हाई है, हमने इतने बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी है, हमारी जो फौज है वो उसका नाम बड़ा ऊंचा हुआ है। हमारे सिपा सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया में रेटेड वन ऑफ द बेस्ट ये फील्ड मार्शल कहलाते हैं। उनको अमेरिका सुनता है, यूरोपियन यूनियन सुनती है, यूनाइटेड नेशन सुनता है, एवरीबडी। मिडिल ईस्ट में आप देख लें क्या उनकी इज्जत अफजाई होती है। So now is the time we should take up the case officially with the Americans. You left $7.2 billion and that is being used against us. So आपकी moral duty है कि नंबर 1 आप इनसे असला वापस लें, अगर ये आपका असला वापस नहीं करते। नंबर 2 आप इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद करें। नंबर 3 आप हमें इक्वली इक्विप करें, आप हमें APC दें, आप हमें नाइट फाइटिंग केपेबल हेलीकॉप्टर दें, आप हमारी नाइट डिवाइसेस दें, सो दैट वी मेक हेल्प विद देम। हम अकेले मुल्क लड़े, आप छोड़ के चलेंगे सब कुछ, इस अफगान को असला देके हम 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर है, वो मिलके हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं एंड वी फाइटिंग अलोन। और इंडिया ग्लोबल खुले टेररिज्म कर रहे हैं, आप उसको रोक नहीं रहे। वो आपको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, आपको प्रोसिक्यूशन यूज कर, क्योंकि मार पड़ी है, वो अभी वो अपनी शिकस्त भूल नहीं रहा, तो वो अपने इन लोगों से बदला ले, जो कि एक नाकाम फौज का तरीका यही होता है। सो वी हैव टू वेरी फर्म ऑन दिस थिंग नाउ। We can put our weight behind our discussion and our dossier, but whenever we prepare and we talk to them. अजमल साहब ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह आपने भी हवाला दिया इस्लामाबाद और पेशावर के वाक़े का, हम देख रहे हैं कि इन कार्रवाइयों में जो लोग जिनकी शनाख्त हुई वो अफगानी थे। तो इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इंटरनली? काइंडली शॉर्ट रखिएगा, टाइम कम है। देखें, इख्तियार बड़ा तरीका है। we have said we are a hard state. We have said now we established new normal, जिसमें हम hard डिसाइसिव डिस्ट्रक्टिव एक्शन करेंगे। वी मस्ट। एक हमें जरूर करना चाहिए, जो हमारे बच्चों के ऊपर वाना में अटैक किया है कैडेट कॉलेज पे, वी हैव टू सॉर्ट देम आउट। एक इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन की है, एक ये करें, खुद ब खुद सफेद झंडे खड़े करेंगे,
आपकी मेंटेन करेंगे, देन टॉक टू देम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ बिल्कुल ठीक, ऑन अ हाई नोट, देन टॉक टू। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।